नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी साहित्य और संस्कृति को समर्पित कर दी है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने लेखन में भी नाम कमाया है, जिन्होंने यायावरी की है, जो कुलपति रह चुके हैं और वर्तमान में अ, संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी की। आपका स्वागत है जोशी जी हमारे कार्यक्रम में, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारी बातचीत 3 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, कुछ जी। आपके व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में, जीवन के बारे में। दूसरा हिस्सा जो समसामयिक मुद्दे हैं, उन पे चर्चा का होगा। तीसरा दर्शकों के सवालात होंगे। जी। सबसे दिलचस्प बात ये है जोशी साहब कि आपका परिचय देने के लिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, हमारे मध्य प्रदेश की शख्सियत कह सकते हैं, हालाँकि आप राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। तो ये जिज्ञासा है कि पत्रकारिता, लेखन और कल्चरल क्षेत्र में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन करना या संचालन करना, आप कैसे देखते हैं? मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहले अपने बारे में कुछ बताइए। हमने सुना क्या है ही, ये बात सच है कि आपका बैकग्राउंड बड़ा साहित्यिक परिवेश का है। आपकी की जानी-मानी लेखिका हैं, हम सब उनकी कहानियाँ पढ़ के बड़े हुए हैं। मालती जोशी जी पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो अपने लेखन के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। पहले तो सबसे पहले मैं प्रकाश जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपके इस मंच पे आने का अवसर दिया। हम सभी जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका नाम इतना जाना-पहचाना इतना बड़ा है और आपने मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो परिवेश है उसके बारे में सबके मन में उत्सुकता रहती है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे और समाज सेवी भी थे, समाज सेवा से उनका गहरा लगाव था। पेशे से इंजीनियर थे, एक काबिल इंजीनियर के रूप में उनकी ख्याति थी, एक ईमानदार इंजीनियर के रूप में उनकी ख्याति थी। तो जो कुछ समाज के साथ घुलने-मिलने का जो कुछ भी मुझे मिला है विरासत में, वो मेरे पिताजी से मिला है। मेरी माँ श्रीमती मालती जोशी देश की सुप्रसिद्ध कथाकार, लेखिका हैं और इसलिए लेखन के जो गुण हैं, कलात्मक गुण हैं, रंगमंच के जो गुण हैं, वो सब मुझे कहीं न कहीं उनसे विरासत में मिले। और इसलिए हमारे घर में चूँकि मेरे बड़े भाई इंजीनियर थे, पिताजी इंजीनियर थे, मेरे तमाम जो ताऊ जी के लड़के हैं, उनमें से भी कई लोग इंजीनियर थे, तो एक स्वाभाविक सी सबके मन में ये उत्सुकता भी थी कि आप भी इंजीनियर बनिए, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा रुझान अलग-अलग कलात्मक गतिविधियों की ओर था, लेखन की ओर था, तो इसलिए मैंने इंजीनियर बनने की दिशा में अपने कदम नहीं उठाए और मैं कुछ दूसरी ही दिशा में निकल गया। शुरुआती दौर में बहुत लिखा, बहुत सारा लिखा, अखबारों के लिए लिखता रहा, कॉलम लिखता रहा, लेख लिखे, व्यंग लिखे। उस समय में एक जब युवा रहते हैं आप 14, 15, 16 साल, मेरी रचनाएं दरअसल 15-16 साल की उम्र से छपना शुरू हो गई। उन दिनों अगर आपको याद हो तो कैलाश चंद्र पंत जी जनधर्म एक पत्रिका निकालते थे और बहुत पत्रिका रहती थी। तो जनधर्म मैंने बहुत लिखी, कविताएं भी लिखी, व्यंग भी लिखे। फिर उसके बाद नई दुनिया में अदबीज आता था और अदबीज में छपना जो है अपने आप में एक बड़ा गर्व का विषय माना जाता था कि हम अदबीज में छप गए। तो अदबीज में छपने के लिए बहुत कोशिश करता था कि अदबीज में छपूं, 1-2 बार छप भी गए, तो एक वो था। बाद में दैनिक जागरण अखबार ने कला के लिए एक पूरे क्योंकि भोपाल कलात्मक गतिविधियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र हुआ, तो दैनिक जागरण को लगा कि कला संस्कृति के लिए उन्हें एक व्यक्ति किसी को रखना चाहिए जो पूरे समय कला की बातें लिखे। और मेरे मन में था कि अगर अपने आप को लेखन में मांझना है, लेखक के तौर पे कहीं न कहीं कुछ काम करना है, तो लगातार लिखा जाए। तो फिर मैंने दैनिक जागरण में कला समीक्षाएँ लिखना, कॉलम लिखना शुरू किया। हर मंगलवार को मैं कॉलम लिखता था जो लगातार 2 साल तक एडिट पेज पर छपता था वो कॉलम। तो इस तरह से वो लेखन की शुरुआत थी, पत्रकारिता की शुरुआत थी। 2-4 बार पत्रकारिता में कहीं-कहीं नौकरी करने की भी कोशिश की। नई दुनिया इंदौर में उपसंपादक के रूप में चयन हो गया। मैंने बाकायदे वहाँ पर अपना फॉर्म-वॉर्म भी भर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ से भी मन लगा नहीं, निकल गया।
नवभारत टाइम्स के लिए भी एक बार चयन हुआ, पटना संस्करण के लिए, फिर वहां भी नहीं मन लगा, गया ही नहीं। तो ऐसा लगा कि शायद नौकरी दूसरे क्षेत्र में करनी होगी और लेखन को शायद अपना एक शौक ही, लेकिन गंभीर शौक बनाना होगा। तो फिर नौकरियां की अलग अलग जगह पे। नेहरू युवा केंद्र में मैंने यूथ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। विकास प्राधिकरण में मैंने मीडिया और ट्रेनिंग के मैनेजर के रूप में काम किया। फिर उसके बाद भोपाल में जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है उसमें मैंने एकेडमिक एक्टिविटीज के मैनेजर के रूप में 2 साल काम किया। फिर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बिल्कुल शुरुआत 1992 में मैं वहां गया, और पहले दरअसल प्रशासन, शैक्षणिक प्रशासन की दृष्टि से मैं वहां पहला अधिकारी था। तो वहां के भी पहले बैच के साथ मेरा जुड़ाव हो गया। आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी जी जैसे लोगों का सानिध्य मिला। बहुत नंद किशोर त्रिखा जी वहां थे, रघुनाथ प्रसाद तिवारी थे, ऐसे तमाम बड़े लोगों को देख के बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। प्रभाष जी, अक्सर प्रभाष जी हमारे चूंकि बोर्ड के सदस्य थे, तो प्रभाष जोशी जी का आना, अजीत भट्टाचार्य जी का आना, कपूर चंद कुलिश जी का आना, तो ये सब ऐसे बड़े बड़े लोगों को जब एक बार देखते थे, अपने सुरजन जी, मायाराम जी सुरजन आते थे, तो ये तमाम लोगों को देखकर, सीखकर, समझ के ऐसी भी मन में ललक हुई कि इस क्षेत्र में पता नहीं कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो लगातार फिर इनके साथ सानिध्य में काम करना हुआ। और फिर बाद में कमल दीक्षित जी और ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब कितनों के नाम गिनाऊं, अगर किसी का नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं लगातार फिर उनके साथ रहा। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में काम करते हुए ही जब मैं कुल सचिव के रूप में काम कर रहा था, तो अचानक रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय खुलने की बात हुई। तो उसकी एक तरह से उसकी जो कल्पना थी उसमें भी कहीं ना कहीं जुड़े थे, और अचानक ये संयोग हुआ कि रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दायित्व के रूप में कि भाई आप कुलपति बन के जाइए। उस वक्त मेरी उम्र भी 42 साल भी नहीं हुई थी। तो एक तरह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बहुत तनाव भी कि क्या ये दायित्व हम उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। लेकिन सब आप लोगों जैसे, आप जैसे मित्रों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, फिर रायपुर के कुछ हमारे मित्र जो भोपाल से ही, हमारे मित्र क्या कहें, हमारे सीनियर अग्रज अशोक चतुर्वेदी जैसे लोग, चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने ही दरअसल मुझे पहला फोन रायपुर से किया कि आपको यहाँ आना है, ज्वाइन करना है। तो फिर एक मन में विश्वास हुआ। पहले आरंभ में 2 वर्ष के लिए नियुक्ति थी। सरकार को ही लगा कि काम ये व्यक्ति ठीक ठाक कर रहे हैं, तो 2 वर्ष से बढ़ा के उन्होंने 5 वर्ष किया। फिर 5 वर्ष जैसे ही पूरे होने को हुए तो एक दूसरा कार्यकाल था, उसके लिए भी फिर चयनित हुआ। तो 10 साल फिर कुलपति के रूप में मैंने काम किया। वो 10 साल काम करने के बाद फिर 1 साल फिर माखनलाल में, चूंकि हमारा लियन था, तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में लौट के आए। और पिछले 5 साल से यहाँ भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संभवतः भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था मानी जाती है। एक तरह का अपने आप में एक तरह का विश्वविद्यालय ही है ये भी। तो कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत बड़ा काम इस केंद्र में होता है। तो उसका प्रमुख सदस्य सचिव कहलाता है। तो उसके नाते चूंकि राम बहादुर राय जी इसकी ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, तो राय साहब ने भी कहा कि आप आएंगे बहुत अच्छा होगा। मेरा चयन हुआ और राय साहब ने एकदम लगातार जोर देके कहा कि नहीं, आपको तो यहाँ आना ही है। तो फिर हम यहाँ पर 5 साल से अब मैं यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ। जी, लेखक, फिर पत्रकार, फिर कुलपति, और अब कल्चरल गवर्नेंस पे आप चले गए। तो क्या कल्चर को गवर्न किया जा सकता है? कल्चर को बिल्कुल गवर्न नहीं किया जा सकता प्रकाश जी। ये बहुत ही एक अजीब सी समझ है कि कल्चर को कोई गवर्न कर सकता है। कल्चर, देखिए आप सब रचनात्मक लोग हैं, हम सब रचनात्मक लोग हैं। क्या आपसे कोई कह के कविताएं लिखवा देता है या कह के कहानी? पत्रकारिता को तो मैं समझ सकता हूँ कि पत्रकारिता तो चूंकि समय से बंधी होती है, तो आपको लिखना ही है, चाहे आप एडिटोरियल लिखें, चाहे लेख लिखें। लेकिन रचनात्मक कर्म के लिए तो कोई बंदिश नहीं है, किसी भी रचनाकार के लिए नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि कल्चर को कहीं ना कहीं एक राजाश्रय की जरूरत जरूर पड़ती है, और वो आज से नहीं पड़ रही, वो पुरातन काल से ये बात है कि संस्कृति को कहीं ना कहीं राजाश्रय से कहीं ना कहीं उसको एक तरह से संभाला जा सकता है। और राजाश्रय का आशय ये नहीं है कि कहीं कोई किसी पर उपकार कर रहा है। पुराने जमाने में भी, राजे रजवाड़ों के समय में भी कलाकारों का बहुत बड़ा सम्मान था, चाहे वो कवि हो, चाहे गायक हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे और भी किसी श्रेणी के कलाकार हो। राजा, राजे, रजवाड़े, बादशाह उनका सम्मान करते थे, और इसलिए उसे राजाश्रय प्राप्त है।
गवर्न करना, शासन करना, नियमित जी करना, इसको, ये सारे शब्द जो है वो संस्कृति जी। की शब्दावली में नहीं आते। एक दौर था जोशी साहब, जब मध्य प्रदेश का भारत भवन संस्कृति का बड़ा केंद्र माना जाता था, जी जी और अशोक वाजपेयी उसके सदस्य सचिव थे, जी और इतने बेहतरीन कार्यक्रम भारत भवन में हुए हैं एक दौर में। जी अब इंदिरा गांधी कला केंद्र में आप हैं, आप उसके सदस्य सचिव हैं। जी भारत भवन तो अब मेरे ख्याल से परिदृश्य में काफी पीछे चला गया है, धुंधला हो गया उसका परिदृश्य, लेकिन आप जिस केंद्र में हैं वहां जी। क्या मुख्य भूमिका आपकी है? क्या इस केंद्र के सर्वे सर्वा तो आदरणीय प्रधानमंत्री होते हैं? नहीं नहीं जी, इसमें ऐसा है प्रकाश जी, इस जी केंद्र में इसका एक ट्रस्ट है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो ढांचा है वो जी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक बनाया गया ट्रस्ट है, जिसके जी अध्यक्ष नामित होते हैं। तो आदरणीय राम बहादुर राय जी अभी इसके ट्रस्टी अध्यक्ष हैं। और जी फिर उसके बाद इसमें देश के ख्यातनाम कलाकार, अलग अलग कला जगत के लोग इसके सदस्य ट्रस्टी नामित होते हैं। जैसे सोनल मानसिंह जी, आदरणीय सोनल मानसिंह जी इसकी ट्रस्टी हैं, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी इसकी ट्रस्टी हैं, फिर दया प्रकाश सिन्हा जी इसके ट्रस्टी हैं, प्रसून जोशी जी इसके ट्रस्टी हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं इसके ट्रस्ट में हैं। और इनके साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव और संस्कृति मंत्रालय की जो वित्तीय सलाहकार रहते हैं वो भी इसके सचिव रहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, वो सदस्य सचिव रहता है। जो पद मैं धारित कर रहा हूं वो सदस्य सचिव का पद है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव और अकादमिक हेड होता है। और ये बात मैं गर्व से, आपने अशोक वाजपेयी जी का नाम लिया, मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूं कि जब भारत भवन की जो परिकल्पना थी, आज पीछे हो गया हो, लेकिन जब भारत भवन बना था तो अपने आप में पूरे देश में वो अनूठा उदाहरण था। बाद में भारत भवन के मॉडल को कई राज्यों ने कॉपी किया, लेकिन कॉपी किया यानी मैं कह सकता हूं सिर्फ कॉपी ही किया, भारत भवन दूसरा नहीं बना पाए। तो भारत भवन की जो गरिमा थी, और इसीलिए उसका जो पूरा चरित्र है, जो स्ट्रक्चर था, वो राष्ट्रीय चरित्र था। मतलब किसी एक राज्य की अकादमी के रूप में भारत भवन का चरित्र नहीं था, एक राष्ट्रीय चरित्र था। बाद में फिर जैसे जयपुर का जवाहर कला केंद्र बन गया, अन्य राज्यों में भी इस तरह की बहुत सारी फिर कोशिशें हुई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संभवतः इस तरह की एक बड़ी संस्था है, क्योंकि इसमें कला के दायरे में, कला, संस्कृति और इसके मुख्य रूप से इसके धरोहर को संजोने की दृष्टि से डिजिटाइजेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर रिसर्च का काम है। तो यहाँ पर बहुत सारा काम अकादमिक काम है, ज्यादातर काम यहाँ का अकादमिक है, प्रदर्शनकारी काम बहुत कम है। जैसा वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी कहा, और हमारे यहाँ शास्त्र में परंपरा है कि शास्त्र और प्रयोग ये दो धाराएं हैं। जो हमारे शास्त्र में होता है उसका प्रयोग में रूपांतरण होता है। तो ये जो प्रयोग के रूप में जो रूपांतरण है, उस तरह से कला केंद्र का संबंध प्रदर्शनकारी कलाओं से आता है। तो इस तरह का ये बहुत जी। इन दिनों मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, बहुत दिनों से हमारे देश में लोक कलाओं की भारी उपेक्षा की शिकायतें मिल रही। जैसे हमारे ही बुंदेलखंड का आधा उदल, चढ़ते जामे बढ़ते जामे, छत्तीसगढ़ महुआ के जवान, मारू बाजा बजता जावे, देश देश में गूंजे तान, ऐसी हमारी लोक कलाएं, महान लोक कलाएं। संजा हमारी महान लोक कलाओं का एक हिस्सा है। ऐसी सैकड़ों हजारों लोक कलाएं हमारे देश में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन वे सब, उनकी चमक धुंधली होती जा रही है। क्या उनके संरक्षण के लिए कोई नीति सरकार के पास, आपके संस्था के पास है? प्रकाश जी, जो काम हमारी संस्था के दायरे में है, वो काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो हम कर रहे हैं। जैसे कोई कला रूप है, अब वो कला रूप है, लोक कला का कोई स्वरूप है, और वो लुप्त प्राय होता चला जा रहा है, और होता है। जैसे आपने कहा, एक तो लोक कलाओं के साथ दिक्कत क्या हुई कि हमने ये सोच लिया कि ये बहुत आसान है, और इसलिए हमने उनको कई बार वो दर्जा नहीं दिया जो हमें हमारी शास्त्रीय कलाओं को दिया। जबकि मुझे लगता है कि लोक कलाओं का महत्व भी उतना ही होना चाहिए जितना शास्त्रीय कलाओं का है। और मैं तो एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं कि लोक और शास्त्र, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो भी मिट जाना चाहिए। दरअसल लोक और शास्त्र जैसी अवधारणा एक तरह से बड़ी एक हमारी अभिकल्पित अवधारणा है, क्योंकि जो आज लोक में है वो धीरे धीरे शास्त्र उसका तब्दील होता चला जाता है।
और जो जी। शास्त्र है वो जब बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो लोक में आ जाता है। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, फिल्म संगीत। तो जब हम देखते हैं कि जब संगीत की सृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर किसी न किसी शास्त्रीय राग के आधार पर लोग फिल्म संगीत का गाना बनाते हैं, और जब वो बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो पॉपुलर म्यूजिक की तरह आपके आपके पास एकदम साधारण फॉर्म में आता है, यानी एक शास्त्रीय स्वरूप का लोक के अंदर रूपांतरण हो गया। इसके बिल्कुल उल्टा है कि कोई लोक प्रकार है, जिससे जैसे अभी उदाहरण हम ले लें पंडवानी। आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष यानी मैं 20-30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले पंडवानी शायद उतना लोकप्रिय नहीं था। मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि तीजन बाई जी जब पहली बार भोपाल में मंच पर आई थी तो बहुत लोगों ने, जिन्होंने उनको देखा होगा, उसमें से एक मैं भी था विद्यार्थी अवस्था में। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि वो लोकप्रिय होके कहीं एक निश्चित शीर्ष पर जा रहा है तो उसका अपना शास्त्र विकसित हो गया। अब उसके पंडवानी के वर्कशॉप होते हैं। जैसे पहले पहले माना जाता था कि ये तो लोक कलाएं स्वयंभू हैं, अंदर से उपजती हैं, ऐसा नहीं, उसका शास्त्र भी विकसित हो रहा है। तो लोक और शास्त्र के बीच के इस फर्क को मिटाना चाहिए। दुर्भाग्य यह हुआ कि लोक कलाओं को लोगों ने बहुत आसान समझ लिया, इसलिए थोड़ा सा उसको कम आंकने लगे, इसलिए महत्व कम मिला, इसलिए जो अकादमियां थी उनकी भी गंभीरता कम हो गई। अभी शासन के कई प्रयास ऐसे हो रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लोक कलाओं को फिर से संरक्षित करने की, संवर्धित करने की योजनाएं बन रही हैं, उनको सम्मान देने की। कला केंद्र में भी हमने कई ऐसी जो कलाएं थी जो लुप्त होती चली जा रही थी, उनका फिर से डॉक्यूमेंटेशन करना, उनको फिर से समाज में लाना, युवाओं को उनके साथ जोड़ना, ये सब काम हमने शुरू किए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो उत्तराखंड में एक जोशी मठ के पास एक कला जिसको रम्मान कहते हैं, और ये बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे रहते हैं, उसके साथ रम्मान की कला प्रदर्शित की जाती। लेकिन हुआ ये कि अब धीरे धीरे उस गांव में, गांव से लोग शहरों की ओर गए, दूसरे व्यवसाय में लग गए, तो जो रम्मान का जो पूरा अधिष्ठान था वो धीरे धीरे कम लोकप्रिय होता चला गया। उस गांव में ही वो परंपरा खत्म होती चली गई। तो कला केंद्र के लोगों ने यूनेस्को के साथ मिलकर उसके साथ काम किया, और पिछले 5-7 साल में कई वर्कशॉप्स करके और फिर से वो रम्मान की कला जीवित की। न सिर्फ जीवित की, अब उसको एक तरह से जीवन यापन के साथ जोड़ दिया। तो जो युवा हैं अब उनको भी उसमें प्रेरणा मिलने लगी, उनको भी उसमें कहीं रस आने लगा। तो ये ऐसे काम करने के प्रयास हम लोग करते हैं। जी, बड़ी दिलचस्प बातें आपने बताई। बहुत खुशी हुई कि इतने सारे क्षेत्रों में इतनी बातें हो रही है। जी, सत्ता और संस्कृति का क्या संबंध है? कोई अंतर संबंध है? सत्ता और सत्ता के बारे में, सत्ता और संस्कृति के रिश्ते के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि सत्ता और संस्कृति का रिश्ता बड़ा अलग है। उस रिश्ते के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे हमेशा लगता है कि सत्ता और संस्कृति, मैं संस्कृति को दूसरी तरह से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सत्ता और कला। क्योंकि संस्कृति तो एक बहुत बड़ी इकाई है ना, उसके अंदर सत्ता भी है, संस्कृति में सत्ता भी है, शिक्षा भी है, सब है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि सत्ता और कला का जो संबंध है वो एक तरह से समानांतर संबंध है, और जब तक वो संबंध समानांतर रहेगा तब तक ही वो संबंध एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण रहेगा। जिस क्षण भी किसी को लगेगा कि मेरा इसमें अपर हैंड है, उस क्षण वो जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ता है। कलाकार को भी नहीं लगना चाहिए, कई बार हम कलाकार भी अपने अहम भाव में आ जाते हैं, तो कलाकार को भी कई बार अतिरेक से बचना चाहिए। अगर कलाकार अपनी ऑब्जेक्टिविटी से काम कर रहा है, अगर वो अपने काम में ईमानदार है और काम कर रहा है, तो कलाकार को भी कहीं कोई परेशानी नहीं। सत्ता भी अगर अपने, जिस दिन सत्ता को लगेगा कि हम कला को पोषित कर रहे हैं, उस दिन सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कला को कोई पोषित नहीं कर सकता, ये तो स्वयं स्फूर्त है, आपके अंदर से उपजती है। किसी को कहने से कोई कविता नहीं लिखता, किसी को कहने से कोई चित्र नहीं बनाता। तो जिस दिन सत्ता को लगेगा कि मैंने कला को पोषित किया है, जिस दिन सत्ता के अंदर यह अहम भाव आएगा, उस दिन भी ये बैलेंस बिगड़ेगा। तो ये दोनों, एक तरह की कला और सत्ता, ये दोनों परस्पर धाराएं हैं, साथ में बहती हैं, और परस्पर सौहार्द के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हुए बहें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रचनात्मकता है। कवि को लगता है कि मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी सत्ताधीश की, तो कवि उसमें कमेंट करता है।
व्यंग्यकार कभी व्यंग्य चित्र भी बनाता है। आपने तो अभी कुछ दिनों पहले जो फ्रांस की घटना हुई थी उसका तो हम सभी के सामने उदाहरण है। तो जी जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण स्थिति, परस्पर समन्वय की समानांतर स्थिति होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना बहुत आवश्यक है। एक बड़ी जिज्ञासा है, अभी आपने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले, इंदिरा गांधी कला केंद्र की तरफ से सूचना जानकारी आई थी कि कलाकारों का एक डाटाबेस बनाने जा रहे हैं। जी 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 जी। ये क्या क्या परियोजना है? ये आपने जो लोक कला की बात कही तब मैं ये कहने ही वाला था, तो मैंने सोचा जवाब कहीं लंबा ना हो जाए। देखिए क्या हुआ, एक स्कीम बहुत दिनों पहले सोची गई कि कल्चरल मैपिंग होना चाहिए। अच्छा, कल्चरल मैपिंग क्यों होना चाहिए? वो इसलिए जरूरी है कि जो कलाकार थोड़ा सा नाम पा लेते हैं या जिन कलाकारों को थोड़ा अवसर मिल जाता है, वो कलाकार तो कहीं ना कहीं जानकारी में आ जाते हैं। जैसे लोक कलाकार भी हैं, हम देखते हैं, हम सब गांव की पृष्ठभूमि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं हमारे गांव में कोई बहुत अच्छा गाने वाले रहते हैं, कोई बहुत अच्छा नृत्य करने वाले रहते हैं, कोई बहुत अच्छा स्वांग धरते हैं, कोई बहुत अच्छा नाटक लिखते हैं। हमारे सबके गांव में इस तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोग असाधारण प्रतिभा के लोग भी हैं। तो अभी तक कभी भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बना जिसमें हमें मालूम पड़े कि इस गांव में कलाधर्मी कितने लोग हैं जो कला के सहारे अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो गाना गा रहे हैं, लिख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य, जैसे लोक नर्तक दल है। अब आप जब देखते हैं हमारे मंचों पर लोक नर्तक दल आते हैं तो आपको प्रायः सिर्फ मुखिया का नाम मालूम रहता है कि इस दल के मुखिया कौन है। कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि उस दल में जो बाकी 30 लोग हैं वो कौन हैं, क्या करते हैं, कहां से आते हैं। तो उनका भी एक डाटाबेस बने, वो भी कहीं दर्ज हो कलाकारों के रूप में। एक बड़ी बहुत, मैं तो कहूंगा कि ये बहुत संवेदनशील योजना है। तो उस दृष्टि से कल्चरल मैपिंग के जरिए कलाकारों का पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई अभिलेख हो, वो कहीं ना कहीं कलाकार के रूप में दर्ज हो, तो हमें मालूम हो कि देश में अलग अलग गांव में क्या परंपरा है, कौन सी कला वहां पनपती है, किस तरह के लोग वहां किस तरह की कला का आनंद लेते हैं, कौन कौन से रचना धर्मी वहां पर हैं, उसका एक डाटाबेस बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कुछ ऐसा संयोग रहा कि पिछले 4-5 साल में जिस तरह से इस योजना को आगे आना चाहिए था उस तरह से नहीं आई। अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को संस्कृति मंत्रालय ने यह दायित्व सौंपा है कि हम उसमें काम करें। उसमें एक और रोचक बात है प्रकाश जी जो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सब आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, हम सभी के मन में उत्साह है, लेकिन एक बात जो पिछले कुछ वर्षों में हमने खोई है वो हमारा अपना गांव खो दिया है। हम गांव से कट गए हैं और मुझे लगता है कि अगर हम अपने गांव से कटते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से भी कटते हैं। तो इस कल्चरल मैपिंग में हम एक बहुत अच्छी योजना ला रहे हैं जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो हम उसमें गांव का एक गजेट बनाएं कि इस गांव में पहले बिजली कब आई, पहले स्कूल कब खुला, डाकखाना कब खुला, गैस कब आया, या पहले गांव में पहला ग्रेजुएट कोई व्यक्ति हुआ तो कब हुआ, फिर क्या क्या कला रूप हैं, कौन सी कलाएं हैं, जीवन यापन के हमारे क्या साधन हैं, उन सबको लेकर आगे बढ़ें। तो आप जानते हैं 6.5 लाख गांव हैं भारत में, तो 6.5 लाख गांवों को एकदम से करना तो संभव नहीं है। तो हम अलग अलग एजेंसीज का सहारा लेते हुए ये मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा काम है, अभी प्रारंभ हुआ है। बहुत ही बड़ा और उल्लेखनीय काम है। जब 6 लाख से ज्यादा गांव है, 6.5 लाख गांव है, तो किस तरह मैपिंग होगी ये तो आपकी योजनाकार जाने। लेकिन ये बड़ी उत्साहजनक बात है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में फलाने जी थे, बहुत अच्छी मादल बजाते थे, फलाने जी जो झांझ बनाते थे, वो झांझ उनकी ऐसी थी कि अद्भुत थी, मृदंग बजाते थे, कोई बांसुरी बजाते थे, और ऐसे गांव में लोग याद रखते कि अरे हमारे फलाने जी थे। तो उन सब का इतिहास, मतलब कला का इतिहास, गांव गांव की कला का इतिहास लेखन का काम ये डाटाबेस में होगा, ये समझ में आया मुझे। एक बात और कही जाती है कि इस सरकार में राष्ट्रवाद का एक बड़ा वो छाया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि उन्माद है, और इसमें वो राष्ट्रवाद के उन्माद वाले लोगों को ही तवज्जो देता है। ऐसा है कि नहीं, ऐसा तो
हाँ मेरा ये कहना है प्रकाश जी, क्या होता है कई बार हम लोग प्रचार तंत्र के बहुत बुरे शिकार हो जाते हैं, जी और जी प्रचार तंत्र के शिकार होने के साथ ही साथ कई बार हम लोग पूर्वाग्रह से भी ग्रसित रहते हैं। एक तो जी सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रवाद शब्द को जिस तरह से व्यंग्यात्मक ढंग से लेने की एक परंपरा हो गई है, वो भी गलत है। भारत के हैं, हाँ, भारत की बात कहना तो गलत नहीं है। एक और बड़ी बात हुई कि अभी तक चाहे वो कला दृष्टि हो, चाहे इतिहास हो, उसका भी लेखन हुआ तो वो भारतीय दृष्टिकोण से नहीं हो पाया। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं जो बड़ा रोचक होगा, जो पिछले 4-5 साल के अनुभव में मेरे सामने देखने में आया। अब एक विषय है इंडोलॉजी। अब इंडोलॉजी तो जाहिर है कि भारत के बारे में ज्ञान को ही हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ, इंडोलॉजी विषय प्रारंभ हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा, यूरोपियंस को लगा कि भारत के बारे में जानना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंडोलॉजी विषय की बात कही। तो जब हाँ, उन्होंने बात कही तो इसका पूरा जो नैरेटिव बना वो पूरा का पूरा यूरोप सेंट्रिक बना, यानी भारत को उन्होंने वैसे जाना जैसा यूरोप ने इसको देखा या यूरोप जी ने जैसा समझा। ठीक है, ये बात सही है कि हमें जर्मन के विद्वानों का कई बार धन्यवाद करना पड़ता है कि उन्होंने हमारे संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद किया, संस्कृत ग्रंथों को डिसाइफर किया, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। लेकिन इसका आशय ये तो नहीं कि आप हमारे जो मानक हैं या हमारे जो आस्था के जो केंद्र हैं उनको आप किसी तरह से मिथक कह के, उनको कपोल कल्पित कह के हमारी आस्था को धक्का पहुंचा, ये तो बात नहीं थी। फिर बाद में ये नैरेटिव चला गया अमेरिका में, तो अब पूरा का पूरा इंडोलॉजी का नैरेटिव अमेरिका के दृष्टिकोण से हमारे सामने आता है। तो भारत के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं या भारत के लोग भारत के बारे में क्या बताना चाहते हैं पूरे विश्व को, ये नैरेटिव कब आएगा, कौन देगा? इतिहास दृष्टि कौन देगा? अभी जो इतिहास लिखा गया वो तो सारा इतिहास कॉलोनियल इतिहास था, तो भारत की दृष्टि से इतिहास लिखने के लिए भी तो लोगों को हमको बताना ही पड़ेगा। तो ये जब बात आई किसी तरह से कि हम अपने भारत की बात करें, तो पता नहीं क्यों किसी को लगा कि साहब ये राष्ट्रवाद है और अनावश्यक रूप से फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। और जो लोग नजदीक से सरकार से जुड़े हैं या जो लोग हमारे भी संपर्क में आते हैं, हम लोग उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि क्या सचमुच ऐसा है, क्या खुले दिल से आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, क्या खुले दिल से आपके विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत इसको, चूंकि ये प्रश्न ऐसा हो जाएगा कि फिर पूरी की पूरी बातचीत का रुख ही एक अलग तरह चला जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजों को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं, पर ऐसा मेरा हमेशा सोचना है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जब हम भारत के 75 वर्ष आजादी के मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि 75 वर्ष में तो कम से कम भारत को देखने की दृष्टि हम सबकी भारतीयता से परिपूर्ण हो, इतना भर कहने का आग्रह है। अब आप इसको राष्ट्रवाद कहें, आप इसको किसी विचारधारा से जोड़े, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं, हम सीधे भी काम कर सकते हैं। जी बहुत सारे दर्शक हमारे सवाल कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो जी तो जी हम दर्शकों की बातें लेना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ बहुत कमेंट्स हैं, अब मैं देख नहीं पा, मेरा ध्यान आपकी तरफ है इसलिए देख नहीं पा रहा। जी जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हमसे। सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़े हैं, शिवाजी मोहिते जी जुड़े हैं। शिवाजी मोहिते साहब मालती जोशी जी को नमस्कार कह रहे हैं। मालती जोशी जी अभी नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं जरूर। कृष्णा नागपाल जी अशेष शुभकामनाएं दे रहे हैं। रवि शेखर जी शुभकामनाएं दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं हम दोनों को। शिवाजी मोहिते पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन के क्या कारण थे? आप बहुत जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं क्या? नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए बदनाम होता हूँ कि एक जगह जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में 12 वर्ष काम किया, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 10 वर्ष काम किया, अब यहाँ भी 6 वर्ष हो गए, तो इसे आप जल्दी कहेंगे या देर से कहेंगे मुझे तो पता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जीवन में जब भी कोई अवसर आया, चुनौती मिली, तो उसको स्वीकारने में मैंने कभी कोई हिचक नहीं की। हाँ, इसका खामियाजा भी भुगता, थोड़ा मैंने भुगता, ज्यादा मेरे परिवार ने भुगता,
विशेषकर मेरी पत्नी श्रीमती मालविका, वो रंगमंच की बहुत समर्थ अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी नृत्य निर्देशिका हैं, शिक्षिका रही हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ उनके जीवन में कि वो अपनी नौकरी में इतने सीनियर पोजीशन पे पहुंच गई कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो सकती थी, लेकिन फिर मैंने दूसरी जगह जाने का निश्चय कर लिया तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और वो मेरे साथ आ गई। तो मेरी जो स्थान परिवर्तन की जो सारी त्रासदी है उसके ज्यादा उसका भुगतना पड़ा है मालविका जी को, लेकिन निश्चित तौर पे पति पत्नी होते ही इसलिए कि हम एक दूसरे का साथ दें और जो भी निर्णय हम दोनों ने लिखे मिलकर लिए। जी। तो आजकल ये जरूर है, मुझे जो आईटी के लोग तो 1 साल या 2 साल होने पे कहते हैं कि तुम कितने दिन किसी संस्था में टिक गए, उसकी तुलना में तो ठीक ही है जी। मेरी जिंदगी में मैंने 2 सच्चिदानंद को देखा है जी। एक तो सच्चिदानंद जोशी जी हैं और एक है सच्चिदानंद जी हीरानंद जी वात्स्यायन अज्ञे। जी, संयोग की बात है कि दोनों की दाढ़ी शुभ्र, दोनों का व्यक्तित्व तो बड़ा दिव्य, तो बड़ा ये विचित्र संयोग है। खैर इन दिनों आप एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं ऑनलाइन नवरात्रि में, ये क्या है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, मतलब लेकिन प्रकाश जी मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, जो आपने दोनों नामों की तुलना कर दी, तो मैं अज्ञे जी के पासंग में कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ। आपने बहुत बड़ा नाम लिया, बहुत आदरणीय नाम लिया, और उनकी दाढ़ी और उनकी लाइफस्टाइल से हम सब, क्योंकि बचपन में हम लोग पढ़ते थे उनको, तो बड़ा मतलब एक तरह का आकर्षण था अज्ञे जी को। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाया। हाँ, जिस संस्था में मैं आया हूँ अभी, उस संस्था की प्रमुख कभी कपिला वात्स्यायन जी थी, और जो पद मैं अभी धारित कर रहा हूँ वो कभी कपिला वात्स्यायन जी ने किया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ कपिला वात्स्यायन जैसी विदुषी बैठा करती थी उस संस्था में मैं बैठा हूँ, और निश्चित तौर पर कपिला जी के साथ मिलने का, उनके साथ चर्चा करने का कई बार सौभाग्य मिला, उनकी विद्वत्ता को कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य मिला। तो ये एक मेरे लिए बड़ा भाग्य है। तो ये तो बात हुई इसकी। आप जो क्या कह रहे थे, मैं एकदम थोड़ा सा वो हो गया। आप एक आयोजन कर रहे हैं ऑनलाइन धार्मिक आयोजन नवरात्रि। अब हुआ क्या, देखिए क्या हुआ, जब से ये कोरोना की महामारी आई तो ये पिछले वर्ष ऐसा हुआ कि मालविका चूंकि कथा करती हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग करती हैं, तो स्टोरी टेलिंग करते करते और कोरोना के कारण गणेश उत्सव हमारे यहाँ, हम लोग सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं मना पा रहे थे, तो अचानक मालविका जी के मन में आया कि क्यों ना मैं गणेश कथा करूं। तो पिछले साल उन्होंने 10 दिन की गणेश कथा की थी, घर से ही फेसबुक लाइव किया। आपकी तरह हम लोग स्ट्रीम यार्ड वगैरह नहीं करते थे, हम लोग अपना सीधे फेसबुक पे चले जाते थे, लाइव करते थे, जिसको सुनना है सुने, और देखा कि 10 दिन के अंदर में काफी लोग जुड़ गए। तो उससे बहुत उत्साहित हुए, और इसलिए हमें लगा कि जब हम गणेश कथा कर रहे हैं तो नवरात्रि में 9 दिन की 9 दुर्गा की माता की कथा भी हम लोग कर सकते हैं। तो मालविका जी ने कहा कि आप क्यों नहीं जुड़ते, तो अपन दोनों साथ में मिलके करेंगे। तो फिर इसलिए पिछले साल हम दोनों ने मिलकर साथ में 9 दिन कथा की, और उसको बहुत लोगों ने सराहा, बहुत ज्यादा प्रशंसा लोगों की मिली। एक कारण तो ये भी था कि सभी लोग घर में थे, लॉकडाउन था, बाहर जा नहीं पा रहे थे, एक समस्या ये थी। दूसरा ये था कि चूंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी जो हो रहे थे वो बहुत एक तरह के हो रहे थे, रिपीटेटिव हो रहे थे, तो उन्हें ये कुछ नया लगा कि कथा कर रहे हैं, पति पत्नी आके कथा करते हैं। कई लोगों ने यहाँ तक कमेंट किया प्रकाश जी कि हमें सुरभि की याद दिला दी। एक सुरभि आता था कार्यक्रम, आपको याद होगा, सिद्धार्थ काक और रेणुका शांडिल्य जी। तो पिछले साल क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ हम शास्त्र और परंपरा की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी भी बात करेंगे कि अब हम सार्वजनिक दुर्गोत्सव नहीं मना रहे हैं तो किन किन लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन लोग परेशानी में हैं। देखिए, जैसे मूर्ति बनाने वाले हैं, झांकी सजाने वाले हैं, लाइटिंग करने वाले हैं, भोग बनाने वाले हैं, मिठाई बनाने वाले हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इनका क्या होगा, इनका जीवन कैसे निकलेगा, ये क्या। अब पंडाल नहीं लग रहे तो ठीक है, हम तो घर में बैठे और हम एक तरह से शुक्र मना रहे हैं कि चलो पंडाल नहीं लगे तो कोरोना कम फैलेगा, लेकिन हम ये भूल गए कि उन सब का क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि जो माली अपनी बगिया सींचता है और जिसमें फूल निकलते हैं तो वो मालाएं बना के बेचते हैं। अगर वो मालाएं नहीं बेचेंगे तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन फूल खिलना तो बंद नहीं होंगे,
पेड़ों को तो सींचना ही पड़ेगा। तो एक ये भी भाव हम लोगों के मन में था। तो कई बार वो कथा लोगों को बहुत अलग अलग तरह से छू जाती थी। तो इसलिए इस साल जब फिर से गणेश कथा का अवसर आया तो कुछ 2-3 लोग और जुड़ गए, 2-3 संस्थाएं जुड़ गई। उन्होंने कहा हम भी साथ मिलके करते हैं। तो हमको भी लगा कि एक थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकती है कथा, और इसलिए अब ये जो है नवदुर्गा की कथा है, इसको भी हम थोड़े से अलग स्वरूप में करते हैं। गायत्री जी हैं, वो भजन गाती हैं। सागरिका जी हैं जो अलग अलग कृतियां बनाना सिखाती हैं, कभी रंगोली, कभी कुछ है। अनंत आशुतोष द्विवेदी जो खुद भी शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम का संयोजन कर लेते हैं। मनीष जी हैं जो एक तरह से हमारे मित्र हैं, और बहुत अच्छा उनका भी एक मैनेजमेंट का काम रहता है। तो कुल मिला के ऐसा कोई कमर्शियल नहीं है। आप म्यूट हो गए हैं प्रकाश जी। ये कार्यक्रम आपके फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, जो भी हमारे दर्शक देखना चाहें कि किस तरह धार्मिक आयोजनों को भी एक नया रूप दिया गया है। मैं कुछ और सवाल लेना चाहता हूँ। प्रिय राज जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने सवाल पूछा, गवर्नमेंट सपोर्ट हाउ फार इट इज पॉलिटिकली लिंक्ड? गवर्नमेंट, आप तो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिकली लिंक्ड है कि नहीं, आप इस सवाल को अगर हम अपने आप से पूछेंगे तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये किसी भी एक पर्टिकुलर सरकार के लिए नहीं है, ये सभी सरकारों के लिए लागू होता है। क्योंकि दरअसल जब कभी भी सत्ता की कोई लड़ाई भी नहीं कहते, हम कहेंगे सत्ता का कोई खेल है, चुनाव का कोई खेल है, तो वो चुनाव का खेल जो है वो अपेक्षाओं का खेल है, वो आश्वासनों का खेल है। तो जो अपेक्षाएं और आश्वासन है वो कहीं ना कहीं फलीभूत होते हुए इस तरह की सारी चीजों में भी आती है। लेकिन फिर मैं बात कहूंगा, ये सब चीजें खराब तब होती हैं जब उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जब उसका संतुलन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तब वो सारी चीजें खराब होती हैं। अगर वो संतुलन रहे, और वो संतुलन रखना दोनों का काम होता है। फिर मैं कहता हूँ कई बार अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, कई बार हम अपेक्षाओं से ज्यादा मतलब उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं करना, या पात्रता से ज्यादा, पात्रता शब्द मैं नहीं वापरना चाहता था, पर अर्हता से ज्यादा कह लीजिए, अर्हता से ज्यादा, एलिजिबिलिटी से ज्यादा मिलना, या फिर उसकी भी अपेक्षाएं करना। तो ये सारी चीजों का एक बैलेंस, एक संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है। दुर्भाग्य से प्रकाश जी हुआ क्या, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा, दरअसल ये जो संतुलन है ये हमारे जीवन में सब तरफ से गायब होता चला जा रहा है। परेशानी ये है कि ये संतुलन सभी तरफ, मतलब इवन सरकार और समाज और ये सब बात छोड़ दीजिए, तो हमारे अपने घर में भी ये संतुलन गड़बड़ा जा रहा है। बच्चों की अपेक्षाएं माता पिता से बहुत ज्यादा हो रही हैं, माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों से बहुत ज्यादा हो रही हैं, हमारी अपने मित्रों से अपेक्षाएं ज्यादा हो रही हैं, मित्रों की पड़ोसियों से ज्यादा, ये भी कहीं संतुलन में गड़बड़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये इसको तो साधना फिर से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जी, राकेश अचल जी हमारे साथ हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि संस्कृति को राजाश्रय से मुक्ति के लिए अब तक कोई गंभीर प्रयास क्यों नहीं हुआ? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि क्या राजसत्ता संस्कृति को आश्रय देने के साथ ही प्रभावित नहीं करती? राकेश जी, मैंने थोड़ी देर पहले इसका उत्तर दिया है। वो उत्तर फिर से मैं दोहराता नहीं हूं, उसको अलग तरह से कहने की कोशिश करता हूं कि राजसत्ता के आश्रय के बगैर संस्कृति का आगे बढ़ना कठिन होता है। और ये आज के ही दौर में नहीं है, ये किसी भी दौर में। और ये बिल्कुल स्वतंत्र और बिल्कुल स्वायत्त रह के संस्कृति काम कर ले, ये बहुत कठिन होता है। बहुत आइडियल यानी बहुत आदर्श परिस्थितियां होती हैं, शायद वो आदर्श परिस्थितियां हम सभी सोचते हैं कि रहें, पर ऐसी होती नहीं। जैसे बहुत उदाहरण देता हूं कि मेरी माँ इतनी बड़ी लेखिका हैं, आज उनकी 50 किताबें हो गई हैं। तो 50 किताबें हो गई तो उनके भाई अब नहीं रहे, शांत हो गए, इंग्लैंड में रहते थे। तो इंग्लैंड में रहते थे तो उन्होंने माँ से कहा कि तुम्हारी 50 किताबें हो गई तो तुम तो मल्टी मिलियनेयर हो गई होगी, क्योंकि इतनी रॉयल्टी मिलती होगी कि 50 किताबें तो मल्टी मिलियनेयर हो गई होगी। तो माँ ने कहा कि नहीं, मुझे तो मतलब रॉयल्टी का तो चेक देखने में ही मतलब अरसा बीत जाता है मैंने, और उसका आंकड़ा तो तुम पूछो ही मत। तो क्या है, आदर्श परिस्थिति तो ये है कि लेखक लिखे और लिखने पे लेखक की इतनी इनकम हो सके, किताबें इतनी बिकें। पर क्या ये हमारी रोजमर्रा की परिस्थिति में हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। हाँ, होना चाहिए,
ये एक आदर्श परिस्थिति है। इसी तरह ये राजाश्रय न्यूनतम हो, हम सब जानते हैं, लेकिन राजाश्रय न्यूनतम होगा तो शायद संस्कृति भी फिर उस तरह से अपने आप को और खिला हुआ नहीं देख सकती जिस तरह से हमें देखना चाहिए। आप सभी समझते हैं, हम सभी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के आयोजनों में शिरकत करते हैं। बहुत सारे अगर मेरे कवि मित्र यहाँ बैठे हों या लेखक हों, वे भी इस बात को महसूस करेंगे कि प्राइवेट आयोजनों में जब हम जाते हैं तो वो उसमें मिलने वाला मानदेय और सरकारी आयोजनों में मिलने वाले मानदेयों में थोड़ा फर्क तो रहता ही है। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो लेकिन क्या है, बैलेंस कहां पर है? बैलेंस यहां पर है कि कोई ये ना समझे कि मैं आप पर ये कर रहा हूं यानी कोई एहसान लाद रहा हूं। दोनों ये समझे कि ये मेरा कर्तव्य है, कलाकार भी समझे कि ये मेरा कर्तव्य है और सत्ताधीश भी समझे कि ये मेरा कर्तव्य। ये पेट्रोनेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ। प्रिय राज जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, कह रहे हैं कि ये गुड बैलेंस बिटवीन आर्ट एंड पेट्रोनेज स्पेशली गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल सेड। नरेंद्र शर्मा जी एक शायर हैं, जाने माने शायर हैं, वो एक धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है और इसमें आप शामिल हुए। फिर वो कहते हैं कलाकारों, विशेष करके लोक कलाकारों के लिए ये वार्ता महत्वपूर्ण होगी, ऐसा विश्वास उन्हें है। किशन लाल सोमानी जी कह रहे हैं, मेरे गांव और आसपास के 15-20 गांव का एक यूनिट बनाकर आपकी चाहिए जानकारी कलेक्ट हो सकती हो तो मैं ग्रामवासी हूं, आप हमारा उपयोग कर सकते हैं। किशन लाल सोमानी जी अपनी सुविधाएं, अपनी मदद या अपना अभियान, आपके इस अभियान में जो डाटाबेस बना रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं कि वो मदद के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ किशन लाल सोमानी जी की बात पर ये जरूर कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है और किशन लाल सोमानी जी का मैं एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। और हम दरअसल ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि है क्या, ये जानकारी एक सेंसस ऑपरेशन नहीं है। आप भी समझते हैं, ये कलाकारों की जानकारी जुटाना एक बहुत संवेदनशील काम है। सेंसस ऑपरेशन तो ये होता है कि गिनती हो जाती है, पर ये गिनती नहीं है। अगर कोई कलाकार है तो मालूम करना पड़ेगा कि वो दरअसल करते क्या है। कलाकार का मतलब क्या है? गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं तो कौन सा नृत्य करते हैं, बजाते हैं तो कौन सा वाद्य बजाते हैं। ये बहुत सारी पूरक जानकारियां हैं। तो जैसे सोमानी जी जैसे जो संवेदनशील लोग हैं, सोमानी जी, मेरा संपर्क प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास है, आप चाहे तो उनसे ले सकते हैं और फिर हम लोग आपस में संपर्क करके और इसको आगे बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो मैं इसमें अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूं। प्रकाश जी, आपको शायद भेजना पड़ेगा ना इसको? जी जी। तो बहुत सा उन सभी दर्शकों का हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे जो बहुत उत्साह से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये एक ईमेल है जो आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकेंगे। इस ईमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ये ईमेल है msignca@yahoo.com। msignca, मैं इसे बरकरार रखता हूं यहाँ पे ताकि जो लोग देखना चाहें वो इसे देख सकते हैं। एक और हमारे नरेंद्र शर्मा जी हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कलाकार गायक मेरे मित्र हैं, मेरी जानकारी में जब भी किसी सरकारी या सत्ता पोषित संस्थान से उन्हें किसी भी कार्यक्रम के लिए बुलाया गया तो भव्य बजट होते हुए भी वे अपनी गांठ का कुछ खोकर ही लौटे हैं। ऐसा क्यों होता है? आश्चर्य होता है उन्हें। अब ये कई बार ये बात है, मुझे भी इस पे बड़ा दुख होता है नरेंद्र जी। और जहां तक संभव होता है, जिस संस्थान में जहां मैं काम कर रहा हूँ उस संस्थान में तो मैंने प्रयास किया है कि न सिर्फ उनको उतनी ही सम्मानजनक राशि या उतना ही सम्मान मिले जितना अन्य किसी शास्त्रीय कलाकार को मिलता है। हमने अपने स्तर पे अपनी संस्था में तो ये भेद नहीं किया है और नहीं करने का निश्चय भी है हमारा। लेकिन कई बार होता यह है कि जो हमारे लोक कलाकार साथी हैं, कई बार चूंकि बहुत अधिक वो अपने काम के लिए बहुत अधिक ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, तो ऑर्गेनाइज नहीं होने के कारण वो ऐसे किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं जो उन्हें इन सब चीजों का मैनेजमेंट सिखाता है। और ज्यादातर गड़बड़ियां, मैं ये नहीं कहता कि सारी गड़बड़ियां, लेकिन ज्यादातर गड़बड़ियां ऐसे लोगों के द्वारा होती हैं जो इन लोक कला मंडलियों का मैनेजमेंट कर रहे होते हैं।
और ये जो लोक कला मंडलियों का जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि वो एक तरह से कितनी राशि मिल रही है, कितनी मिलना चाहिए, कितनी राशि में से कितना व्यय हुआ, कौन से बिल प्रस्तुत करना चाहिए, ये सब चीजें कई बार उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये बात तो है, लेकिन अब मैंने इधर कुछ दिनों से देखा है कि हमारे जो लोक कलाकार साथी हैं, चूंकि अब जाहिरी तौर पर शिक्षा का भी प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है, उनमें से ही कुछ युवा ऐसे हैं जो अच्छा प्रबंधन करते हैं, और इसलिए अब उनका गांठ से खोकर लौटना थोड़ा कम हो गया है। आदरणीय जोशी जी, बहुत सारे दर्शकों ने हमारा अभिनंदन किया है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। कोई खास कमेंट या सवाल उनका नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, अनुभव बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, उन सबका धन्यवाद कि वो हमसे जुड़े, और आपका सबसे बड़ा आभार कि आपसे हमारी बात आधे घंटे के लिए हुई थी, लेकिन अब पौन घंटा हो गया है। मुझे आपकी व्यस्तताएं पता है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, और अनुरोध करूंगा कि भविष्य में भी कभी जब हम आपसे अपेक्षा करें तो कृपया हमें समय दें, ताकि हम हमारे कार्यक्रम में आपको आमंत्रित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी प्रकाश जी बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत सुकून भरी बातचीत है, और मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे जो दर्शक हमारे जो सब सुधी हैं, सब विद्वान अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, उनको भी ये सारी बातचीत अच्छी लगी। जब भी आप मुझे आदेश देंगे मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा और आपके साथ हम लोग संवाद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आदरणीय सच्चिदानंद जी जोशी से हमारी बातचीत हमको हम यहीं विराम दे रहे हैं। इस बातचीत को अभी आप फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं। आप इसे पॉडकास्ट के रूप में भी सुन पाएंगे, और यूट्यूब पर एक प्रोग्राम के रूप में भी इसे देख पाएंगे। डेली हंट पर भी आप इसे देख पाएंगे। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, लिंक्डइन पर भी आप इसे देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, हमारे कार्यक्रम को देखा, उसमें भागीदारी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।